हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे टू वे स्लैब के न्यूमेरिकल, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन का न्यूमेरिकल। अब आज वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्नर्स हेल्ड डाउन वाला न्यूमेरिकल। दोनों न्यूमेरिकल्स में चेंज क्या होगा, सिर्फ आपको बेंडिंग मोमेंट वाला जो स्टेप होता है वो आपको चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप अल्फा एक्स और अल्फा वाई जो निकाले थे वो आप निकाले थे टेबल नंबर 27 से, वो छोटा वाला टेबल था। और अब जो आप कॉर्नर्स हेल्ड डाउन वाले न्यूमेरिकल करेंगे उसमें जो आप अल्फा एक्स और अल्फा वाई कैलकुलेट करेंगे वो आप करेंगे आपको टेबल नंबर 26 से। उसमें आपको अलग अलग कंडीशन दिया है, टोटल 9 कंडीशंस है। तो वो 9 कंडीशंस भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के साथ साथ समझेंगे कि 9 पैनल्स का मतलब क्या होता है, उसके हिसाब से आपका अल्फा एक्स और अल्फा वाई कैसे निकलता है, ये हम लोग कोड दिखाते हुए आपको साथ में एक्सप्लेन करेंगे। और इसके साथ ही हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बाकी जितने भी स्टेप्स हैं वो सारा स्टेप्स आपका जो लास्ट वाले क्लास में हुआ था टू वे स्लैब का कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन वाला, वो सेम स्टेप ही आपका चलता रहेगा। तो इसलिए ये वाले क्लास को हम लोग थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे, और बाद में जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट्स में आएंगे तो वहां हम लोग थोड़ा टाइम लेकर के उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि बाकी जो हम लोग अभी क्वेश्चन में डेटा लिए है ये सारा डेटा आपके लास्ट वाले क्लास वाला ही है। जो आपका स्पैन था 4.3/6 मीटर, वो सेम आपका वही डेटा है। इसलिए आपको न्यूमेरिकल जो होगा ये थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये आपको सेम न्यूमेरिकल है। बस इसमें आप देखना है आपको कि कॉर्नर्स हेल्ड डाउन रहता है तो कैसे आपका मूवमेंट चेंज हो जाता है। और एक चीज आपको और ऐड करना पड़ेगा कि जब आप कॉर्नर्स हेल्ड डाउन की बात करते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट आपको किस तरह से निकलता है ये भी हम लोग उसके साथ में डिस्कस करेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं भी हो सकता है, बट फिर भी आप अगर वो वाला भी चेक जब अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको कम एटलीस्ट वो श्योर हो जाएगा कि आपका कहीं से कोई मार्क्स डिडक्ट होने का चांस नहीं है। क्योंकि आईएएस कोड में प्रोविजन है कि आपको जब टू वे स्लैब आप करते हैं और उसमें आपका कॉर्नर्स हेल्ड डाउन रहता है तो आपको जो आपके सपोर्ट्स होते हैं वहां पे कुछ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट देना पड़ता है। अब ये एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट कितना देना पड़ता है ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसी में आपको साथ में बता देंगे। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है डिजाइन अ फ्लोर स्लैब ऑफ ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ क्लियर डायमेंशन 4.3 मीटर बाय 6 मीटर सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड्स ऑफ ए 230 mm thick brick wall. Assume an imposed load of 2 kN per meter square and finished load of 1 kN per meter square. Assume the corners of the slab are prevented from lifting up due to the floors above. Use M25 concrete and Fe415 steel. Assume the slab as an interior slab. और इसमें क्या कह रहा है? प्रिवेंटेड। मतलब हम आपको बार बार ना ये वाला वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं कि कॉर्नर्स हेल्ड डाउन, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपको डायरेक्टली कॉर्नर्स हेल्ड डाउन नहीं लिखा हुआ रहता है, आपको अलग अलग टर्म्स करके लिखेगा। तो कुछ जो अलग टर्म्स दे रहा है वो जितना ज्यादा टर्म्स हो सकता है वो हम क्वेश्चन में आपको लिख के देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इसको देख करके समझना है कि कॉर्नर ऑफ स्लैब आर प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड का मतलब क्या है कि कॉर्नर्स हेल्ड डाउन है। अगर लिखा होता है कि नॉट प्रिवेंटेड तो फिर आपको लास्ट क्लास वाला न्यूमेरिकल हो जाता। ठीक है, अब इसमें क्यों प्रिवेंटेड है? क्योंकि ऊपर से फ्लोर आ रहा है, मतलब ये स्लैब है, नीचे से आपको ब्रिक वॉल था, अब इसके ऊपर से भी ब्रिक वॉल चल रहा है और ऐसे करके दूसरा फ्लोर भी आ रहा है, तो ये वाला स्लैब आपका कॉर्नर्स हेल्ड डाउन हो गया। तो ये चीज आपको क्वेश्चन में कह रहा है। उसके बाद कह रहा है एज्यूम द स्लैब एज एन इंटीरियर स्लैब। अब इंटीरियर स्लैब है तो टेबल नंबर 26 में जो आपके पास 9 कंडीशन थे उसमें हम लोग इंटीरियर वाला कंडीशन समझेंगे, उसके हिसाब से हम लोग मूवमेंट निकालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है? सेम प्रोसेस जो आपका अब तक हुआ था टू वे स्लैब में। पहले गिवन कंडीशन लिखेंगे। गिवन कंडीशन में आपको एलेक्स है 4.3, एलवाई है 6 मीटर, तो एलवाई बाई एलेक्स का जो रेशियो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा 2 से कम ही होगा, 6 डिवाइडेड बाई 4.3, ये हो जाएगा 1.39, ये हो जाएगा 1.39 विच इज लेस देन 2, देयरफॉर टू वे स्लैब। ये यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया। हम इस बार जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आपको और कंडीशन है कि 230 mm का बियरिंग है, बियरिंग है आपका 230 mm का। इसके बाद आपको लाइव लोड है आपका 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेम डेटा है लास्ट क्वेश्चन वाला। और आपका फिनिश है आपका, फिनिश है 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपका क्योंकि स्पैन सेम 4.3 है, मतलब 3.5 से ज्यादा है, तो आपको सेकेंड वाला जो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप आप अभी लेंगे वो आपका क्या होगा? डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से हम लोग पहले डेप्थ निकाल लेंगे, तो इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू स्पैन डिवाइडेड बाई, अब सिंपली सपोर्टेड है 20 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.4 डायरेक्टली लिख देते हैं। स्पैन आपको 4300 डिवाइडेड बाई 20 इंटू आपको 1.4, ये हम लोग लास्ट क्लास में भी सॉल्व किए थे, ये 155 के अप्रॉक्स कुछ आना चाहिए।
ये 153.5 आ रहा है, तो हम लोग 153.5 को ले लिए थे कि इफेक्टिव डेप्थ हम लोग 155 mm प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो D इज इक्वल टू 155 mm हो गया। ये अभी आपका शॉर्टर स्पैन का हुआ। तो अब D 155 हो गया, तो आप स्टेप 2 में आप इफेक्टिव स्पैन निकाल सकते हैं। इफेक्टिव स्पैन आपको पता है कि आपको क्लियर डायमेंशन है 4.3 प्लस आपको D ऐड करेंगे तो 0.155 और दूसरा है आपको 4.3 प्लस आपका बियरिंग है 0.23, तो दोनों में से आपको ये वाला मिनिमम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.455 और ये हो जाएगा 4.53। तो ये वाला जो मीटर है ये आपका हो गया इफेक्टिव स्पैन। देयरफॉर इफेक्टिव स्पैन इज इक्वल टू इफेक्टिव स्पैन इज इक्वल टू 4.455 मीटर। अब आपको L भी मिल गया, आपको ये अब D हो गया। अब आपको W निकालना होगा। स्टेप 3 में आ जाइए, लोडिंग में। हम लोग जब यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ निकाले थे तो ओवरऑल डेप्थ भी निकाल लेते हैं। ओवरऑल डेप्थ ये हो जाएगा 155 प्लस आपको इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको माइल्ड कंडीशन भी एज्यूम कर सकते हैं, मॉडरेट भी एज्यूम कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो हम लोग माइल्ड एज्यूम कर ले रहे हैं। यहाँ पे आपको लिख देना है, अगर कवर का अगर नहीं दिया हुआ कंडीशन तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एज्यूमिंग माइल्ड इन्वायरमेंट। इससे आपका 20 mm जस्टिफाई हो गया एंड 10 mm बार। इससे आपका अभी 10/2 जो हम लोग यहाँ करेंगे ये जस्टिफाई हो जाएगा। ये दोनों का जस्टिफिकेशन देना हमेशा जरूरी है। 20 कहाँ से लाए, माइल्ड इन्वायरमेंट के लिए स्लैब का कवर है। 10 कहाँ से लाए, आप 10 mm का बार एज्यूम किए, तो ये हो गया आपको 180 mm। लास्ट वाले न्यूमेरिकल की तरह 180 mm ओवरऑल थिकनेस हो गया। तो अब आपको जब सेल्फ वेट निकालना है तो सेल्फ वेट आप क्या करेंगे, 0.18 इंटू 25, ये हो जाएगा 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद फिनिश आपको पता था कि 1 किलो न्यूटन क्वेश्चन में ही गिवन है, और आपका लाइव लोड ये भी आपको 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको ये हो गया 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका अनफैक्टर्ड टोटल लोड हो गया, टोटल लोड अनफैक्टर्ड। अब आपको फैक्टर्ड लोड लेना है, तो आप यहीं पे फैक्टर कर लीजिए ताकि शेयर फोर्स में और बेंडिंग मोमेंट में नहीं करना पड़ेगा। तो फैक्टर्ड लोड हो जाएगा आपका, फैक्टर्ड लोड WU इज इक्वल टू 1.5 इंटू 7.5, ये आपका आया था 11.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को आप जब अभी बेंडिंग मोमेंट में लेंगे तो ये पर मीटर हो जाएगा। ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि 1 मीटर से हम लोग विथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये आपको पर मीटर हो जाएगा। ये भी पर मीटर स्क्वायर है, बाद में पर मीटर हो जाएगा। अब फैक्टर लोड आपको मिल गया। अब आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है आपका, अगर आप अभी अब हम आते हैं पहले नहीं, हम लोग पहले एक बार ही लिख देते हैं। बेंडिंग मोमेंट आपको शॉर्ट स्पैन के लिए MU जो है वो है अल्फा एक्स इंटू WU इंटू LX स्क्वायर, और लॉन्ग स्पैन के लिए आपको MUX था, ये MUY हो जाएगा। ये हो जाएगा अल्फा वाई इंटू WU इंटू LX स्क्वायर। अब अल्फा एक्स और अल्फा वाई ये दोनों नहीं पता है। WU आपको यहाँ से मिल चुका है। LX स्क्वायर आपको पता है कि LX आपका 4.45 आया था, ये आपका LX है। ठीक है, तो ये 4.45 हो गया। अब आपको ये दोनों से जानना है कि अल्फा एक्स और अल्फा वाई आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप निकाले थे टेबल नंबर 27 पे। टेबल नंबर 27 में आपको LY/LX के हिसाब से आपको अल्फा एक्स और अल्फा वाई का वैल्यू दिया हुआ था। तो लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि 1.3, 1.4, 1.5 ये सारे वाले वैल्यूज आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको जनरली आते हैं। अब आपको पेज नंबर 91 खोलना है। पेज नंबर 91 में आपके पास 2 टेबल था, तो टेबल नंबर 26 अब आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो आपके पास अगर IAS 456 का कॉपी है तो आप उसमें देखेंगे, इसमें आपको लिखा है बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट्स फॉर रेक्टेंगुलर पैनल सपोर्टेड ऑन 4 साइड्स विद प्रोविजन फॉर टॉर्जन एट कॉर्नर्स। प्रोविजन फॉर टॉर्जन एट कॉर्नर्स का मतलब क्या है कि आपके कॉर्नर्स हेल्ड डाउन वाला ये टेबल है। अब इसमें आप देखेंगे कि आपको टाइप ऑफ पैनल एंड मोमेंट कंसिडर्ड में आपको 9 टाइप के पैनल्स दिया है, जो हम एक बार आपको थ्योरी क्लास में बताए थे कि आपके ये 9 पैनल्स कैसे कैसे बनेंगे। अब इसमें देखिए इंटीरियर पैनल आपको बोल रहा है। इंटीरियर पैनल का मतलब क्या होता है, यहाँ एक डायग्राम बना देते हैं। ये आपका एक स्लैब है और इसके चारों तरफ से आपको कोई दूसरा स्लैब है। यहां से भी स्लैब है, यहां से भी स्लैब है, इधर से भी स्लैब है और आपका इधर से भी स्लैब है।
तो जब आप इसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो ये आप इसको अगर इधर एक्सटेंड करेंगे तो इधर भी स्लैब मिलेगा, इधर एक्सटेंड करेंगे तो हर तरफ से आपको स्लैब मिल रहा है। तो ये जो आपका ब्लैक वाला केस होता है ये वाला हो जाता है आपको इंटीरियर पैनल। ये 1 हम लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको कोड में जो 1 नंबर लिखा है वो इंटीरियर पैनल पे लिखा है। तो ऐसा स्लैब रहेगा तो इंटीरियर स्लैब होगा। ऐसा स्लैब का मतलब है कि यहाँ पे भी आपका इस तरह से स्लैब है, यहाँ भी स्लैब है, मतलब एक अगर स्क्वायर बिल्डिंग है उसका जो बीच वाला पैनल होगा वो आपका इंटीरियर पैनल होगा। सेकंड क्या लिखा है, 1 शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस। शॉर्ट एज क्या होता है, अगर आपका इस तरह का एक 2 वे स्लैब है जिसमें ये वाला लेंथ 6 मीटर है और ये वाला लेंथ आपका 4 मीटर है तो शॉर्ट एज हुआ आपका 4 मीटर। तो सेकंड वाले में कह रहा है कि 1 शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस। अब आप इस तरह के पैनल को देखेंगे तो इन दोनों में क्या है, ये आपको छोटा वाला स्पैन है 4 मीटर वाला और ये आपका बड़ा स्पैन है 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर। तो आपका ये शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस है, इधर भी शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस है, इधर भी। तो ये दोनों आपको क्या हो गए, 2 नंबर वाले पैनल हो गए। थर्ड में आपको लिख रहा है 1 लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। यहाँ देखेंगे इन दोनों स्लैब में तो इनका एक लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि इसमें आपको 2 डिसकंटिन्यूअस है, इसमें 2 डिसकंटिन्यूअस है, इसमें ये भी 2 है, ये भी 2 है। सिर्फ ये वाला पैनल ही है जिसमें आपका लॉन्गर एज जो है वो 1 डिसकंटिन्यूअस है। तो ये हो जाएगा आपको 3 नंबर वाला पैनल। उसके बाद आपका है 2 एडजेसेंट एज डिसकंटिन्यूअस। एडजेसेंट कहते हैं बगल वाले, तो ये दोनों बगल वाले, ये दोनों बगल वाले, ये इस तरह के पैनल में है तो ये आपको हो जाएंगे नंबर 4 वाले स्लैब्स। कि आपको अगर इस तरह का स्लैब होगा तो अल्फा एक्स और अल्फा वाई आप क्या करेंगे, इस 4 नंबर के सामने वाला लेंगे। ठीक है, तो पहले अभी हम आपको पैनल्स बता दे रहे हैं कि आईएएस कोड में कैसे कैसे दिया है। दूसरा है आपको 2 शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस। अगर कोई ऐसा स्लैब हो कि ये आपका एक स्लैब है, इसके ऊपर भी आपको इस तरह से स्लैब आ रहा है और नीचे भी आपको इस तरह से स्लैब आ रहा है। अगर ऐसा स्लैब है, इसमें दोनों तरफ से और कोई स्लैब नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये अगर आपका लॉन्गर स्पैन है LY है और ये अगर आपका शॉर्टर स्पैन है LX है, तो ये शॉर्टर और ये शॉर्टर, दोनों शॉर्टर आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो लॉन्गर एज में आपका सिर्फ कंटिन्यूअस है। तो अगर आप देखेंगे कि 5 नंबर पैनल में तो लिखा है 2 शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस, ये दोनों शॉर्ट एज डिसकंटिन्यूअस है, तो ये होगा पैनल नंबर आपका 5। फिर 6 में क्या लिखा है, 2 लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। सेम ऐसा ही स्लैब अगर होगा और इसमें अगर ये आपका अगर एक स्लैब है इन क्वेश्चन है और इसमें अगर आपको इधर आपको एक स्लैब इस तरह से कनेक्टेड है और इधर एक कनेक्टेड है लेकिन इधर ऊपर और नीचे कनेक्टेड नहीं है, तो ऐसे केस में ये आपका आएगा पैनल नंबर 6। उसके बाद 3 एज डिसकंटिन्यूअस। अब 3 एज डिसकंटिन्यूअस के नीचे आप देखेंगे तो लिखा है 1 लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस। तो ये आपका 3 एज डिसकंटिन्यूअस इसमें भी है, 3 एज डिसकंटिन्यूअस इसमें भी है। मतलब ये वाला स्लैब की अगर आप बात करेंगे तो इसमें भी आपका 1 2 और 3, ये तीनों साइड में कोई स्लैब नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। इसमें भी आप बात करेंगे तो इसमें भी 1 2 3, ये तीनों साइड में आपका कोई स्लैब नहीं है। मगर दोनों में फर्क क्या है, इसमें आपका दोनों लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस हो गया है, इसमें आपका एक लॉन्ग एज डिसकंटिन्यूअस है और एक आपका 5 नंबर के साथ कंटिन्यूटी बना रहा है। तो ये दोनों आपको अलग अलग है। तो ये आपको 7 नंबर पैनल कह रहा है कि 3 एज डिसकंटिन्यूअस मगर 1 लॉन्ग एज कंटिन्यूअस, मतलब ये वाला एज जो कंटिन्यूअस हो रहा है तो ये बनेगा पैनल नंबर 7, ये भी बनेगा पैनल नंबर 7। फिर पैनल नंबर 8 में लिख रहा है 3 एज डिसकंटिन्यूअस, मतलब 3 एज तो डिसकंटिन्यूअस है मगर आपका 1 शॉर्ट एज कंटिन्यूअस है। तो 1 शॉर्ट एज इधर से कंटिन्यूअस है, इसमें भी इधर से कंटिन्यूअस है, तो ये बनेगा पैनल नंबर 8, ये बनेगा पैनल नंबर 8। और एक आता है आपका सिंपली सपोर्टेड, जो हम लोग अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे, पैनल नंबर 9, जिसमें चारों साइड से आपको डिसकंटिन्यूअस है। तो ये हम लोग सॉल्व करते थे। अब इसमें क्या लिखा है, डिजाइन फ्लोर्स ऑफ अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ क्लियर डायमेंशन सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड्स। तो एक्चुअली यहाँ पे एज्यूम द स्लैब एज एन इंटीरियर स्लैब, ये नहीं लिखना था क्योंकि दोनों बात हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ लिख देंगे सिंपली सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड्स ऑफ 230 mm वॉल, इसका मतलब है कि ये आपका एक ब्रिक वॉल है और इसमें चारों साइड से ये स्लैब सपोर्टेड है, तो ये 9 नंबर का पैनल हो जाएगा। और यहाँ पे अगर गलती से लिख देंगे कि एज्यूम इंटीरियर स्लैब, तो ये 1 नंबर का वाला बात हो जाएगा। तो अब आप 1 लेंगे या 9 लेंगे, तो ये क्योंकि मेरे अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन है इसलिए हम इसमें दोनों कंडीशन लिख दिए थे, ये वाला कंडीशन आपको नहीं आएगा। या नहीं तो आपको ये सब नहीं लिखा रहेगा कि सिंपली सपोर्टेड है और यहाँ लिखा रहेगा कि एज्यूम इंटीरियर स्लैब। तो ये लिखने का मतलब क्या होगा कि आपको ये समझना होगा कि ये 1 नंबर पैनल है, 6 नंबर पैनल है, 5 है या 9 है, ये समझने के लिए। और ये जब समझ में आ जाएगा कि किस नंबर का पैनल है, तो आपको इसमें से आकर के देखना है कि कौन सा वाला नंबर का है। अब हम लोगों का 9 नंबर का है, हम लोग 9 नंबर में देखिए लिखा है 4 एज डिसकंटिन्यूअस। अब 4 एज डिसकंटिन्यूअस का में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं अल्फा एक्स और अल्फा वाई का। शॉर्ट स्पैन कोफिशिएंट अल्फा एक्स, वैल्यू ऑफ एल वाई बाई एल एक्स। आपको 1 से लेकर 2 तक का आपका जो एल वाई बाई एल एक्स है उसका सारे कंडीशन के हिसाब से आपको मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है अल्फा एक्स का।
अब 9 नंबर में आप देखेंगे तो आपको 0.056 आपको LY/LX 1 के लिए है। हम लोगों का LY/LX कितना था, 1.4 था। तो 1.4 के लिए हम लोगों का ये 9 नंबर वाले पैनल में दिखा रहा है 0.085। अब इसके हिसाब से यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको दो रेनफोर्समेंट नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे आप देखें दो वैल्यूज आपको सारे टेबल में आपको दो वैल्यूज आ रहा था। ये जो दो वैल्यूज आ रहा था ये आपका जो स्लैब है, तो ये मान के चल रहा था कि अगर ये जैसे 1 नंबर का स्लैब लेंगे तो 1 नंबर का स्लैब क्या होगा, फिक्स स्लैब होगा, क्योंकि इसमें इधर भी कंटिन्यूस है इधर भी कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा होता है, आपको पता है। तो जब कंटिन्यूस का ऐसा होता है मतलब यहाँ भी मोमेंट है यहाँ भी मोमेंट है। तो हम लोग बोल रहे थे कि ये आपका स्लैब है तो यहाँ भी रेनफोर्समेंट देंगे टॉप में, और बॉटम में जो बॉटम का बेंडिंग मोमेंट है उसके लिए रेनफोर्समेंट देंगे। लेकिन जब आपका 9 नंबर पैनल आएगा इसका मतलब क्या है कि आपका सिंपली सपोर्टेड है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनेगा। तो इसमें रेनफोर्समेंट आपको सिर्फ बॉटम में देना है, टॉप में आपको रेनफोर्समेंट देने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से LY/LX आपका 1.4 था, उसके लिए आपका यहाँ पे अल्फा एक्स का वैल्यू जो है वो है आपका 0.085। अब आप देखेंगे इसके बगल में आपको लॉन्ग स्पैन कोफिशिएंट, ये सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है ये आपको लॉन्ग स्पैन कोफिशिएंट है अल्फा वाई का। मतलब अल्फा एक्स आपको कितना आ गया, अल्फा एक्स हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये आ गया आपको 0.085। अल्फा वाई हम लोग कहाँ से निकालेंगे, ये सारे LY/LX के लिए एक ही वैल्यू है अल्फा वाई का। तो आपके 9 नंबर पैनल के लिए है 0.056। ये दोनों वैल्यूज आप अपने कोड में वेरीफाई कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम ये वैल्यूज कहाँ से ले रहे हैं। लास्ट वाला जो कॉलम दिया है टेबल में वो है आपको अल्फा वाई का कोएफिशिएंट। अब वो आपको किसी कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ आपका पैनल नंबर आपको देखना है, उसके हिसाब से आपको अल्फा वाई मिल जाएगा। लेकिन शॉर्ट स्पैन जो है अल्फा एक्स, ये निकालने के लिए आपको LY/LX का रेशियो चाहिए 1 से लेकर 2 के बीच में जितना भी आ रहा है, उसके हिसाब से आपका निकला है अल्फा एक्स 0.085। क्योंकि हम लोगों का LY/LX कितना आया था, 1.395 था, जिसको हम लोग 1.4 एज्यूम करके उसके हिसाब से ये वैल्यू निकाले। यही वाला टेबल अगर आपको नहीं प्रोवाइड होगा तो टू वे स्लैब में आपको कॉर्नर्स हेल्ड डाउन का न्यूमेरिकल नहीं आना चाहिए एग्जाम में। अगर आता है तो ये वाला टेबल या तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, या नहीं तो आपको सिंपली सपोर्टेड वाला ही कंडीशन दे देगा। और सिर्फ 9 नंबर वाले पैनल के लिए आप सारे वैल्यूज अपने याद करके जाइए, क्योंकि 9 वाले के केस में आपको टोटल 10 वैल्यूज आएगा। तो आप 1 और 2 वाला वैल्यूज अगर छोड़ भी देंगे तो 1.1 से 1.9 के बीच का जितना भी कोफिशिएंट है वो आपको ये वाला वैल्यू याद रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपका क्या होगा, एग्जाम में आप ये अल्फा एक्स नहीं निकाल पाएंगे। तो ये याद रखना आपके लिए जरूरी है, या नहीं तो एग्जाम में आपको वो टेबल प्रोवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। ये तो आपको बता रहे थे कि कैसे आपके कोड से आप वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। अब ये वाला पैनल आई होप आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, ये आपके समझने के लिए था, हम इसको अभी रेस कर देते हैं। अब आपके पास मोमेंट निकालना है आपको। अब आपका MUX निकल सकता है 0.085 इंटू WU था आपका 11.25 इंटू 4.455 स्क्वायर, या हो गया MUX निकल जाएगा। और MUY हो जाएगा आपको 0.056 इंटू 11.25 इंटू 4.455 स्क्वायर। तो जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका बेंडिंग मोमेंट दोनों स्पैन के लिए आ जाएगा 0.085 इंटू 11.25, ये आ रहा है 18.97 किलो न्यूटन मीटर ही होगा यूनिट। और ये आ रहा है आपको 12.5 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपको हो गया शॉर्ट स्पैन का, और ये हो गया आपको लॉन्ग स्पैन का। अब आप एक एक करके दोनों स्पैन में आपको रेनफोर्समेंट अलग अलग आएगा, क्योंकि आपका शॉर्ट स्पैन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो शॉर्ट स्पैन का मूवमेंट अलग है, लॉन्ग स्पैन का अलग है। शॉर्ट स्पैन का इफेक्टिव डेथ अभी आप निकाले 155, लॉन्ग स्पैन का वो निकल करके आएगा 145, क्योंकि हम लोग लास्ट वाले क्लास में यही सॉल्व किए थे। तो आपका शॉर्ट स्पैन में इफेक्टिव डेथ कितना है, इफेक्टिव डेथ ये जो अभी आप निकाले थे 180 ओवरऑल माइनस 20 आपका कवर माइनस 10/2, तो ये आया था 155 mm, इसको यहाँ लिख देना है। इसके बाद आपको निकालना है AST। तो AST के लिए आपको फॉर्मूला पता है, 1 माइनस 4.6/25 ले रहे हैं इंटू मोमेंट है आपका 18.97 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 155 स्क्वायर। इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो आपका AST निकल के आ जाएगा। तो ये AST/BD रहेगा, तो इसको हम लोग PT लिखेंगे, PT आ जाएगा 0.227%। अब आपको AST निकालना है तो इसी PT में ये BD मल्टीप्लाई कर देंगे, PT इंटू BD, ये हो जाएगा 0.227 डिवाइडेड बाई 100
इंटू बी 1000 इंटू डी है आपका 155। तो आपको AST आ जाएगा 0.227 351.85 mm स्क्वायर। अब आपके पास 1 मीटर का पैनल है, आपको 351 का आपको स्टील प्रोवाइड करना है। आप 10 mm का क्योंकि एज्यूम कर चुके थे, तो अब आपको 10 mm का ही बार प्रोवाइड करना है। तो एक बार का आपको एरिया कितना होता है 78.53, तो ये डिवाइडेड बाई 78.53 करेंगे तो आपको टोटल एनफोर्समेंट आ रहा है 4.48, मतलब आप 5 बार्स प्रोवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ बार्स जो आ रहा है रिक्वायर्ड, ये आ रहा है 4.48। इसका मतलब है कि 5 बार्स। तो 5 बार जब आप प्रोवाइड करेंगे तो स्पेसिंग हो जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 200 mm। मैक्सिमम स्पेसिंग कितना हो सकता है 3D या फिर 300। तो 3D कितना आ रहा है 3 इंटू डी 155 है, तो ये आपको 465 हो जाएगा या फिर 300। तो मैक्सिमम 300 से भी कम ही है, तो इसका मतलब है कि ये वाला स्पेसिंग ओके है। देयरफॉर प्रोवाइड 10 mm 5 बार एट द रेट 200 mm। ये चेक करना होता है कि ये 200 mm ठीक है या नहीं है। तो मैक्सिमम चेक कर लीजिए, मैक्सिमम 300 अराउंड है तो 200 दे सकते हैं। अगर यहाँ रिक्वायर्ड आता 313 mm तो हम लोग मैक्सिमम 300 ही देते, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। 200 mm सेंटर टू सेंटर। ये आया आपका शॉर्ट स्पैन का रेनफोर्समेंट। अब आपको लॉन्ग स्पैन के लिए निकालना है, तो लॉन्ग स्पैन के लिए आपको मूवमेंट पता है कि 12.5 आया है। तो अब लॉन्ग स्पैन के लिए पहले आप इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेंगे। ये अब सॉल्व होगा लॉन्गर स्पैन के लिए। लॉन्गर स्पैन में इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा, वैसे तो हम लोगों को पता है कि 145 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में किए हैं। तो 180 माइनस 20 जो आपका कवर था माइनस 10 फुल बार माइनस 10/2, तो ये हो जाएगा आपको 35 माइनस होगा तो 145 mm। ठीक है, अब हम लोग AST प्रोवाइड करेंगे। तो AST हो जाएगा 50 इंटू 1 माइनस √1 माइनस 4.6/25 इंटू 12.5 आपका मूवमेंट था डिवाइडेड बाई 1000। यहाँ पे D आ जाएगा 145 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई FY आपका 415 डिवाइडेड बाई FC के आपका 25। इस पूरे को सॉल्व कीजिए। ये बार बार हम AST लिख देते हैं, ये AST बाई BD होगा। तो AST बाई BD इज इक्वल टू PT आ रहा है 0.169%। तो अब आपका AST निकल जाएगा। AST इज इक्वल टू 0.169/100 इंटू 1000 इंटू 145। तो AST आ जाएगा आपका 245.8 mm स्क्वायर। अब आप इसमें भी क्या किए थे, यहाँ 10/2 लिए थे, मतलब आप यहाँ एज्यूम किए थे। फिर से हम यहाँ लिखना भूल गए कि एज्यूमिंग 10 mm 5 बार। तो इसका मतलब है कि आपको एक का कितना होता है 78.53। तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ बार्स पता चल जाएगा 3.13 है, मतलब आपको 4 बार्स प्रोवाइड करना है। तो 4 बार प्रोवाइड करना है तो आप लिखेंगे यहाँ नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 245.8 डिवाइडेड बाई एक बार का जो एरिया होता है 78.53। तो ये आ रहा है आपको 3.13, तो विच इज इक्वल टू 4, क्योंकि 3.13 से कम बार आप दे नहीं सकते हैं। तो 3.13 से ज़्यादा क्या बार प्रोवाइड होता है 4 बार्स। तो आप 4 बार प्रोवाइड करेंगे तो तो आपको 1000 में जब आप 4 बार देंगे तो स्पेसिंग कितना हो जाएगा 250 ईच हो जाएगा। तो देयरफॉर प्रोवाइड आपको स्पेसिंग दिखाना है। स्पेसिंग इक्वल टू 1 मीटर का पैनल आप ले रहे हैं डिवाइडेड बाय आपको 4 बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 250 mm का स्पेसिंग हो सकता है। अब आपका 250 का स्पेसिंग है और आपका मैक्सिमम स्पेसिंग कितना है, तो मैक्सिमम है 3D और 300, तो 300 ही मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब है कि 250 आपका ओके है। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइड 10 mm 5 बार एट द रेट 250 mm सेंटर टू सेंटर। ये हो गया आपको लॉन्गर स्पैन के लिए। शॉर्टर स्पैन के लिए निकल के आया था कि 10 mm बार है 200, लॉन्गर स्पैन के लिए 10 mm बार है 250। मतलब दोनों में आपको स्पेसिंग अलग अलग हो गया, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट दूसरे वाले स्पैन का कम था तो स्पेसिंग भी आपको ज्यादा आएगा। जितना बेंडिंग मोमेंट ज्यादा रहेगा उतना स्पेसिंग कम देना पड़ेगा आपको। ये चीज आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, अब आपका रेनफोर्समेंट वगैरह चेक हो गया। तो अब आप चेक करेंगे शियर फोर्स।
शेयर फोर्स फिर से हम लोग VU जो लेंगे वो मैक्सिमम वाला ही ले लेते हैं, तो WL/2 हो जाएगा। W 11.25 था, इंटू L आपका 4.455 था, डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 11.25 इंटू 4.455 डिवाइडेड बाई 2। शेयर फोर्स आ रहा है 25.05 किलो न्यूटन। टाउ वी निकाल लेंगे। टाउ वी को हम लोग लिखते हैं नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ वी इज इक्वल टू VU/BD इज इक्वल टू 25.05 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई B1000 D145। तो ये आपको आ जाएगा टाउ वी 0.172 न्यूटन पर mm²। आपको टाउ सी फिर से पता है कि 0.29 होगा, तो इसलिए टाउ वी इज लेस देन टाउ सी। तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया। देयरफॉर नो शेयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये आएगा ही यही, बस आपको सिर्फ चेक करके यहाँ पे दिखा देना है कि अब आपका शेयर एनफोर्समेंट स्लैब में रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद आपको डेवलपमेंट चेक करना है, डेवलपमेंट लेंथ आपको न्यूमेरिकल में चेक कर लेना है, हम फिर से सॉल्व करके नहीं देंगे आपको। 0.87 Fy5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टाउ BD लगा देना है। हाँ, अब इसमें आपको एक नया चीज क्या चेक करना है कि आप जो टॉर्जन रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो अभी आप कॉर्नर्स हेल्ड डाउन आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको IS 456 अपने एनेक्सर डी में पेज नंबर 93 या 94 के आसपास एनेक्सर डी आता है, एनेक्स डी रहता है। इसमें आपको डी में 1.8 क्लॉज में आपको ये दिया हुआ है कि अगर आप कॉर्नर्स हेल्ड डाउन करते हैं, अगर आपका स्लैब कॉर्नर्स हेल्ड डाउन है, तो उस केस में आपको कॉर्नर्स पे L/5 डिस्टेंस तक, जो आपका LX है, शॉर्ट स्पैन का जो इफेक्टिव स्पैन है, उसके 1/5 डिस्टेंस के दूरी तक आपको 3/4 ऑफ द AST प्रोवाइड करना है ईच लेयर में। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम आपको समझा देते हैं। हो सकता है आपको ये वाला अपने एग्जाम में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर हम आपको समझा देते हैं चीज कि अगर आपका फॉर एग्जांपल आप कॉलम्स लेके चलते हैं, ये आपका कॉलम्स आ रहा है, ये इस तरह से आपका स्लैब है, इसमें आपको चारों तरफ से यहाँ बीम चल रहा है, तो ये कॉलम्स क्या कर रहे हैं, आपके एजेस को प्रिवेंट करके रख रहे हैं क्योंकि कॉलम्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये वाला आपका क्या होगा, एज होगा, ये वाला आपका क्या होगा, एज हो जाएगा। तो IS 456 कहता है कि ये जो डिस्टेंस होगा इस एज का, ये जो डिस्टेंस होगा इस एज का, ये आपका LX का जो डिस्टेंस है, हमारे केस में 4.455 है, तो इस 4.455 का 1/5 होगा। तो 4.455 का 1/5 का मतलब है ये आपको 0.891 मतलब 891, जिसको आप ले सकते हैं 900 mm। आपको इस वाले क्वेश्चन में 900 mm के इस डिस्टेंस तक आपको यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है 2 लेयर्स में। तो पहला लेयर में तो आप ये केज बनाएंगे, ये आपका एक बार होगा, इसके ऊपर आप एक बार यहाँ लगाएंगे, इसको आप टाइप करेंगे, इसके बाद आप ऊपर एक और बार लगाएंगे और फिर आप इसको भी यहाँ पे ऐसे टाइप करेंगे, जो हम लोगों का नॉर्मल स्लैब का थिकनेस होता है। तो इस तरह से आपको ये आपका स्लैब रहेगा, ये रेनफोर्समेंट आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है। जो रेनफोर्समेंट आपका रिक्वायर्ड आया है स्लैब का वो तो एज इट इज रहेगा, उसके अलावा आपको ये रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना है। और ये एक इसकी जो बात हो रही है, ये एक बार की जो बात हो रही है, ये आपको AST का 3/4 आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जितना आप मिड स्पैन में निकाले थे। तो मिड स्पैन में हम लोगों का AST आया था कुछ 300 समथिंग, हम लोग 5 बार प्रोवाइड किए थे 10 mm का। तो 10 mm का 5 बार का मतलब 78.53 इंटू 5, हम लोगों का AST आया था 360 या 70 का कुछ आया था। तो 370 का आपको 0.75 आपको करना है, और आपको 277.5 आपको एक लेयर में AST प्रोवाइड करना है। 277.5 mm², ये AST आपको प्रोवाइड करना है एक लेयर में। अब 277.5 आप कैसे प्रोवाइड कीजिएगा, आप एज्यूम कर लीजिए कि आप 8 mm का बार ले रहे हैं, तो 8 mm का बार होता है 50.26, तो 277.5 डिवाइडेड बाई 50.26 करेंगे तो लगभग ये 5.5 बार मतलब 6 बार प्रोवाइड करना है। तो मतलब आपको हर पैनल में 6 बार इस डायरेक्शन में और फिर 6 बार इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करना है। और ये सारा जो आपको 2 लेयर में देंगे, तो ये वाला बार भी आपको 6 बार प्रोवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 का स्पेसिंग हो जाएगा। फिर ये वाला जो डॉट बार है ये भी 8 हो जाएगा, ये वाला बार भी 8 150 हो जाएगा, और ये वाला डॉट बार भी आपको
8@150 हो जाएगा। मतलब आपको 4 लेयर्स में इस तरह से प्रोवाइड करना है, ये चारों एजेस पे। अब आपके केस में क्या हो रहा है, ये आपको सिंपली सपोर्टेड है, ऐसा केसेस है। मतलब हम लोग क्वेश्चन ऐसा बना दिए हैं कि ऐसा है और इसमें आपको कॉर्नर्स हिल डाउन है, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि कॉर्नर्स हिल डाउन है, मतलब आपको कॉलम्स यहाँ पे आ रहा होगा या ब्रिक वॉल आपको ओवरऑल आ रहा है। तो अगर ब्रिक वॉल भी आ रहा है तो उस केस में वैसे आपका ये टॉर्जनल रेनफोर्समेंट हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर ये आपके क्लॉज को क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपको यही करना है कि जब भी आपके कॉर्नर्स हिल डाउन के न्यूमेरिकल आएगा तो आपको यही वाला डायग्राम बनाना है, आपको यहाँ पे कॉलम्स दिखा देना है और कॉलम से आपको ये LX/5 डिस्टेंस चेक कर लेना है, ये भी LX/5 कर देना है और उसको राउंड फिगर में कर देना है। जैसे 891 आया तो आप अपने मेजरिंग टेप से 891 एग्जैक्ट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो आपको इसको क्या करना है, राउंड फिगर में 900 कर देना है। 900/900 का एक बॉक्स बनेगा, इसमें एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट आएगा जो आपको निकालना होगा। एज्यूम कीजिएगा डायमीटर और AST इंटू 3/4 कीजिएगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका AST रिक्वायर्ड कितना आ रहा है। बस 8 mm का एरिया निकाल लीजिए, AST रिक्वायर्ड आपको पता चल गया 3/4 करने से, और आप उसे अपना AST प्रोवाइड कर दीजिए, स्पेसिंग आपको वहां से मिल जाएगा। तो आपको ये एक्स्ट्रा स्टील आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। ये हम लोग बीटेक वाले में करते हैं, आप इसको डिप्लोमा लेवल पे चाहें तो इस वाले चेक को छोड़ सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं टॉर्जन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना, 2 वे स्लैब में कॉर्नर्स हिल डाउन के केस में। तो आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से ये बहुत ऊपर हो सकता है, बट 2 वे स्लैब में ये वाला कॉन्सेप्ट देना जरूरी होता है, क्योंकि आप कॉर्नर्स हिल डाउन बना रहे हैं, मतलब ये रेनफोर्समेंट आपको देना है। तो कोशिश कीजिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजी, सिर्फ 3/4 AST करना है और LX/5 स्पेसिंग याद रखना है। ये 2 चीज़ अगर आपको याद हो जाएगा तो आप ये वाला चेक भी आप उसमें लास्ट में लगा सकते हैं। ये करने के बाद आपको डायग्राम बना देना है कि ये आपका एक स्लैब है, इस स्लैब में आपका ये एक बार इस तरह से आप प्रोवाइड कर रहे हैं लॉन्ग स्पैन का, ये बार आप प्रोवाइड कर रहे हैं शॉर्ट स्पैन का। तो लॉन्ग स्पैन वाला इधर से इधर जाएगा, तो लॉन्ग स्पैन का था आपका 10/250, और ये शॉर्ट स्पैन वाला जो है जो इस तरफ चलेगा ये था आपका 10/200। ये दोनों हो गया आपका बार्स। फिर आपको यहाँ पे ये बॉक्स दिखा करके 6 बार्स दिखा देना है इस तरह करके, यहाँ पे भी ऐसे ही करके आपको दिखा देना है, और इन सब को आपको यहाँ पे मार्क कर देना है 8/5/150 mm जैसे आपका आया सेंटर टू सेंटर। ये आपको दिखा देना है चारों तरफ में, मतलब सारे इधर के बार को इधर के बार को 8/150 mm सेंटर टू सेंटर, या यहाँ पे लिख दीजिए ऑल लेयर्स। ऑल लेयर्स का मतलब है कि अगर 4 लेयर आ रहा है तो चारों लेयर में, और आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला डायग्राम आप बना देंगे तो आपका ये न्यूमेरिकल हो जाता है कंप्लीट। तो आपको स्लैब में ये 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। 1 वे स्लैब हो सकता है, कैंटिलीवर स्लैब हो सकता है, फिर आपको 2 वे स्लैब में 2 टाइप हो सकता है, कॉर्नर्स नॉट हेल्ड डाउन, कॉर्नर्स हेल्ड डाउन। कॉर्नर्स हेल्ड डाउन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि इसमें डेटा बहुत सारा चाहिए होता है, तो IAS कोड का रिक्वायरमेंट होता है। जो बीटेक वाले स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो बीटेक वाले स्टूडेंट को तो IAS 456 अलाउड है, ये सारा चेक उनको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज उनका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। बट जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं वो ये वाला चेक उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, प्लस उनको कॉर्नर्स हिल डाउन के लिए वो 9 टाइप के जो पैनल्स होंगे, कौन सा पैनल पूछ लेगा एग्जाम में ये भी आपको नहीं पता है। तो आपको या तो एग्जाम में वो टेबल अवेलेबल होगा या नहीं तो वो क्वेश्चन ही आपको नहीं आने वाला है कॉर्नर्स हिल डाउन का। हम लोग सॉल्व करा दिए ताकि आपको पता रहे कि जब आप प्रैक्टिकल पर्पज में कभी आप स्लैब डिजाइन करेंगे तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपको बेंडिंग मोमेंट वैसे नहीं निकाल लेना जैसे आप कॉर्नर्स नॉट हिल डाउन का किए थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिजाइन ऑफ स्लैब यहाँ पे कंप्लीट। यूनिट नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वाले क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉलम्स के कॉन्सेप्ट, कॉलम क्या होता है, कैसे डिजाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। उसके बाद हम लोग फाउंडेशन देखेंगे, फिर उसमें भी जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी हम लोग करेंगे। फिर यूनिट नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 1 जो हम लोग स्टार्टिंग में छोड़ के रखे हुए थे, हम लोग यूनिट नंबर 2 से स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो आई होप आपके आज के इस क्लास में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू।